हेलो। नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल एओ का एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि डबल एओ का एग्ज़ाम जिनका भी 2022 में एसएससी सीजीएल का टियर 1 बहुत बेहतरीन गया है और जिनका भी 130 प्लस मार्क्स आया है, तो उन लोगों के लिए हम लोग अभी डबल एओ का बैच निकाले हुए हैं, डबल एओ का क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और हम लोग का मेन टारगेट है कि 80 में 80 लाना है, 80 में 80 लाना है और इसी को लेकर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यही हम लोगों का मेन मोटिव है, मेन टारगेट है, इसी को लेकर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का टारगेट 80 में 80 लाना है, जिसके लिए हम लोग अकाउंटेंसी को रेगुलर पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मेरा टारगेट है कि 15 जनवरी तक, मेरा मेन टारगेट है कि 15 जनवरी तक आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट करा दूं। अकाउंटेंसी का जो आप लोगों का सिलेबस है अकाउंट्स का, इसको मैं कंप्लीट करा दूं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे कि हम लोग का 80 में 80 आएगा, एक भी क्वेश्चन हम लोग का गलत नहीं होगा। आप लोगों का जो डबल एओ का सपना है, इसको हम लोग को हासिल करना है, इसको प्राप्त करना हम लोग का ही मेन टारगेट है। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बेफिक्र रहिए, बस आप लोग रेगुलर बने रहिए, मेरे वीडियो को रेगुलर देखिए। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों को डेली वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, हर एक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। जो भी एस्पेरेंट्स हैं जिनका भी डबल एओ का पेपर है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के बहुत सारे ग्रुप होंगे, टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, उस ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। आप लोगों के जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक में जितने भी हैं, जितने जगह हो सकता है, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी का जो 4th चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो चैप्टर है इसका नाम है हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लेखांकन मानक, लेखांकन मानक एवं IFRS। तो हम लोग इसी चैप्टर को भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस चैप्टर का 2 पार्ट मिलेगा। आज हम लोग पार्ट 1 चर्चा करेंगे और कल हम लोग इसका पार्ट 2 चर्चा करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे ताकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर का एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो भी हम आप लोगों को थ्योरी समझा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो एमसीक्यू को आप लोग ऑटोमेटिकली सोल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, हम लोग अभी बात करेंगे किस पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं लेखांकन मानक। क्या बोलते हैं? लेखांकन मानक, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमाप। प्रमाप, लेखांकन मानक या फिर प्रमाप।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? सबसे पहला तो सवाल आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड मतलब होता है एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जिसको हर कोई पालन करे, है ना। तो अकाउंटिंग में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम कानून सिद्धांत बनाए गए हैं और लगभग हर कोई उसका पालन करता है ना। यानी जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उनका हर कोई पालन करता है। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, यानी कि जो भी गाइडलाइन अकाउंटिंग का, तो इन सबको हर कोई पालन करता है। जब इसको सब कोई पालन करे यानी कि ये स्टैंडर्ड बन गया। क्या बन गया? एक प्रमाप बन गया, मानक बन गया, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को हर कोई पालन करने लगे, हर जगह ये फुलफिल होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक है, रेगुलर है ना। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है इसका पालन हर कोई करे तो उसको एक स्टैंडर्ड बन जाता है, मानक बन जाता है। तो जो भी अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन हैं, जो भी उसके नियम कानून हैं, जो भी उसके रीति रिवाज हैं, जो भी हैं, अगर उसको हर कोई अपना पालन कर रहा है, हर कोई उसको फॉलो कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, लेखांकन मानक कहते हैं। तो देखिए एक आता है कि विद्वानों का परिभाषा है कि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो एक बहुत अच्छे विद्वान हैं जिनका नाम है आपका कोहलर। तो कोहलर ने अपना एक परिभाषा दिया है लेखांकन मानक को लेकर के। तो देखते हैं कि उनका क्या परिभाषा है, क्योंकि देखिए उनका परिभाषा भी कई एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए उनका परिभाषा इंपॉर्टेंट है। बहुत महान विद्वान में से एक है। नाम है उनका कोहलर। क्या नाम है? कोहलर। कोहलर। तो कोहलर ने इसका क्या परिभाषा दिया है? कोहलर ने लेखांकन मानक का जो परिभाषा दिया है, हम लोग पहले उसको देखते हैं कि क्या परिभाषा दिया है कोहलर ने। तो उन्होंने क्या कहा है कि लेखांकन मानक व्यवहार का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है जो पेशेवर संस्थाओं, है ना, पेशेवर संस्थाओं, परंपराओं व कानून द्वारा पब्लिक लेखापालकों तथा सामान्य लेखापालकों पर लागू किया जाता है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि वह सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हर कोई पालन करता है, हर एक लेखापाल, है ना, वह कानून द्वारा पब्लिक का लेखापाल हो या फिर कोई सामान्य लेखापाल हो, यानी कि हर एक अकाउंटेंट, जितने भी अकाउंटेंट हैं, वह सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर एक अकाउंटेंट उसका पालन करता है, हर एक अकाउंटेंट उसको फॉलो करता है, तो वह सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि लेखांकन मानक कहते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कोहलर ने कहा है। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स is a mode of conduct imposed by customs law or professional body for the benefit of
ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंट्स जनरली। कहने का मतलब सीधा सीधी यही है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कोहलर ने कहा है। किसने कहा है? ऐसा कोहलर ने कहा है ना, ये कोहलर ने कहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको देखें तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि वह हर एक नियम कानून है ना, जो हर एक लेखापालों के द्वारा या वह या तो कानून के द्वारा पब्लिक हित का लेखापाल हो या फिर कोई सामान्य लेखापाल हो, जो हर कोई है जिसको फॉलो करता है, तो वह सारे रूल्स रेगुलेशन को हम लोग लेखांकन मानक कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी बोल सकते हैं कि वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा विस्तार में और समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि हम लोग का जो देश है, हम लोग का देश का नाम क्या है? भारत है। तो भारत हम लोग का देश कैसे चल रहा है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो देश है ये पूरा पूरी संविधान के तहत चल रहा है। कैसे चल रहा है? संविधान के तहत चल रहा है। संविधान है ना, यानी हम लोग का पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन से यानी संविधान है। तो हम लोग का देश कैसे चल रहा है? संविधान के तहत चल रहा है। तो उसी प्रकार से जो भी लेखांकन है, जो भी लेखा जोखा होता है लेखांकन, इसका भी कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन यानी गाइडलाइन है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेखांकन मानक, सीधा सीधी भाषा में। लेखांकन मानक यानी कि जो भी इसके रूल एंड रेगुलेशन है, हम लोग को देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन किस में? संविधान में है। उसी प्रकार से लेखांकन क्रियाओं को करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उसी को हम लोग कहते हैं लेखांकन मानक। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत विस्तार करूंगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए, है ना। नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, मैं चीज़ों को सरल बना कर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग सरल से सरल शब्दों में कैसे समझ पाएँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लेखांकन मानक है तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे विकास हुआ इसका, और हम लोग का भारत में कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका पूरा विश्व में कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक है ना, क्या है इसका नाम? अंतर्राष्ट्रीय 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 लेखांकन मानक। लेखांकन मानक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका कैसे उद्गम हुआ, इसका कैसे विकास हुआ, थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो ये बात है आपका, थोड़ा हम लोग पीछे चल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये बात है आपका 29 जून 1973 का। ठीक है, ये बात कब का है? 29 जून 1973 का। तो इसमें क्या हुआ कि एक बैठक हुआ है ना, एक बैठक हुआ, और ये विश्व स्तर का बैठक था। ठीक है, जिसमें लगभग 9 कंट्रीज, 9 देशों के 16 इकाइयों ने भाग लिया। ठीक है, 16 इकाइयों ने भाग लिया, यानी कि 16 बॉडीज ने पार्टिसिपेट किया, है ना। लगभग कितने देश शामिल थे इसमें? 9 देश शामिल थे, और 9 देश के 16 निकायों ने इसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए थे, और एक समझौता हुआ, है ना। एक क्या हुआ? एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, और उसी में हम लोग को देखने को मिला कि हम लोगों का क्या बन के उभर आया इस समझौता के तहत। इस समझौता में हम लोग को IASC बना। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि IAS का तो नाम हम लोग खूब सुने, IAS का नाम, लेकिन ये IASC क्या है और ये कब बना? तो आप लोगों को देखिए डेट मेंशन हो गया कि 29 जून 1973 में बना। कितने देश ने पार्टिसिपेट किया? तो 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया,
और 9 देशों के 16 निकायों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आपका है इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, है ना। ये कब बना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी कब बना। तो इसका आंसर क्या देना है आप लोगों को, 29 जून 1973 को बना, है ना। और कितने देशों ने भाग लिया था, तो 9 देशों ने, 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और 9 देशों के 16 निकायों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बना तो ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर बना, हेडक्वार्टर, तो इसका हेड ऑफिस बना आपका लंदन में। कहाँ बना, लंदन में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है ना, तो लंदन में इसका हेड ऑफिस है। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर 9 देशों ने जो भाग लिया, तो वो कौन कौन से 9 देश थे, आप लोग जानना चाहेंगे ही चाहेंगे एक बार, है ना। और क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि वो कौन कौन से 9 देश थे जिन्होंने भाग लिया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 9 देश का नाम लिखा रहा हूँ कि कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो देखिए कौन कौन से देश थे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है यूएसए, यानी कि अमेरिका का। अमेरिका ने भाग लिया था। फिर कनाडा ने भाग लिया था, कनाडा, ठीक है, कनाडा ने भाग लिया था। कनाडा के बाद भाग लिया था आपका ब्रिटेन, और ब्रिटेन, अब इसको बोल सकते हैं ब्रिटेन ने भाग लिया था, ब्रिटेन ने, है ना, ब्रिटेन ने भाग लिया था। और किसने भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भाग लिया था फ्रांस ने भाग लिया था, फ्रांस ने भाग लिया था, है ना, इंपॉर्टेंट है, हर एक नाम इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने भाग लिया था, जर्मनी ने भाग लिया था, है ना। जापान ने भाग लिया था, जापान ने भाग लिया था। मेक्सिको ने भाग लिया था, मेक्सिको, मेक्सिको ने भाग लिया था। और आपका नीदरलैंड ने, है ना, नीदरलैंड, नीदरलैंड ने भाग लिया था। तो टोटल आपके 9 कंट्री थे जिन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, 9 नाम, 9 गो नाम है, 9 नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, ये तो बन गया, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है, बन तो गया। लेकिन इसको संविधान में कोई जगह नहीं मिला था उस टाइम, है ना, संविधान में कोई जगह नहीं मिला था। तो बात है आपका, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कुछ दिन बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका बात है ये 10 अक्टूबर का, ठीक है। देखिए दिन था आपका 10 अक्टूबर 1977। 1977 में क्या हुआ, 10 अक्टूबर 1977 में, है ना, संविधान, जो ये जो आपका संशोधित हुआ, ये इसको, है ना, इसको संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ कि इसको कब संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ, यानी कि इसको संविधान में जगह कब मिला, सिंपल सी बात है कि इसको संविधान में जगह कब मिला, तो इसको मिला 10 अक्टूबर 1977 में, इसको संविधान में जगह मिला, ठीक है। कि भाई ये भी कुछ चीज़ है, इसका हम लोग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो संस्था बना 29 जून 1973 को, जिसका नाम हम लोग दिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, तो आज के डेट तक इसने कितना स्टैंडर्ड दिया है ना, कितने रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज तक का अगर हम लोग तारीख में देखते हैं, अब तक का तारीख में, अब तक का तारीख में, तो IASC इसने अभी तक टोटल 41, है ना, 41 इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
प्रेजेंट किए हैं। क्या किए हैं? प्रेजेंट किए हैं। अभी तक टोटल 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ठीक है, अब तक। ये आप लोगों को मैं लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो रहा इंटरनेशनल की बात। तो हम लोग का इंडिया कहाँ पीछे है? हम लोग का इंडिया भी तो अपना सब कुछ बनाने में लगा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में लेखांकन मानक, लेखांकन मानक, तो भारत में इसका क्या इतिहास रहा है, थोड़ा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, भारत में। तो भारत में इसका क्या इतिहास रहा है, इसको हम लोग कहानी की तरह समझते हैं। देखिए चीज़ों को रटना मुझे पसंद नहीं है, ना मैं आज तक कभी रटा हूँ, ना मैं आगे रटाऊंगा, है ना मैंने कभी खुद रटा है। चीज़ों को हम लोग समझते हैं कहानी की तरह, विजुअलाइज करते हुए, ताकि चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाए। देखिए अगर हम लोग जैसे कि पिछला स्लाइड में देखें कि इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल में कब बन गया था? 1973 में, है ना, 1973 में। तो वो तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर बन गया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में कब हुआ, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अप्रैल का बात करते हैं। ठीक है, अप्रैल 1977 का। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अप्रैल 1977 का, 1977 का बात बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ कि भारत में एक संस्थान बना जिसका नाम आप लोग जानते हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि, है ना, एक संस्था बना जिसका नाम है, और ये कब बना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। अप्रैल 1977 में क्या बना? तो ये बना आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना। कब बना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, है ना। कब बना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? 1977 में बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बनाने वाली कौन थी, है ना? इसको तो मैंने और आपने नहीं बनाया, यानी कोई ना, है ना, किसी ने तो बनाया होगा। तो इसको बनाने वाली संस्था का नाम क्या था? इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, ये हम लोग का सवाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बनाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था ICAI। अब आप लोगों को इसका फुल फॉर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता ही आता है। इसका नाम है आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। किसने बनाया? तो ICAI ने बनाया। किसको बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाया। कब बनाया? तो 1977 में बनाया। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को कि इंडियन कंपनी एक्ट कब बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना, तो ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में जो बन गया है ना, कब बना? 1977 में बना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या मेंशन है। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका एक झलक में चर्चा करना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत का, है ना, देखिए भारत में जो बना उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि भारत में जो बना हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि 1977 में जो बना, है ना, उस पर बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या जिक्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस लिस्ट को आप लोग पूरे दिमाग में याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है ना। एक झलक, तो भारत में जो लेखांकन मानक बना, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, भारत में जो लेखांकन मानक बना, है ना, तो
इसमें हम लोग का क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों पर अकाउंट, जिस प्रकार से हम लोग का संविधान में रहता है आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, तो उसी प्रकार से हम लोग का इसमें क्या है, एएस है। एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत काम का पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जज कर लिए होंगे, आप लोग इस चीज़ को महसूस कर लिए होंगे, ठीक है, कि मैं आप लोगों को कितना सटीक पढ़ाता हूँ और कितना स्लो पढ़ाता हूँ। एक एक चीज़ को कहानी की तरह पढ़ाता हूँ, चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग संविधान में आर्टिकल देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एएस देखेंगे। तो एएस का फुल फॉर्म समझ में आ गया कि एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस पर किसका जिक्र है, इस पर किसका जिक्र है ना। तो देखिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 1 है, ये किस पर आधारित है और इसमें किस चीज़ का जिक्र है। तो देखिए, इसमें हम लोग का कहा गया है कि जो भी हम लोग के अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो भी हम लोग के लेखांकन नीतियां हैं, इसको प्रकट करना है, प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर करना है, छिपाना नहीं है, दिखाना है, सिंपल सी बात है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में क्या कहा गया है कि जो भी हम लोग के अकाउंटिंग के पॉलिसी है उसको दिखाना है, डिस्क्लोज करना है, प्रकट करना है, छिपाना नहीं है। ये हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में ये बात मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में किसका जिक्र है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में जिक्र है कि जो भी हम लोगों का इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री कहने का मतलब होता है स्टॉक, है ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके नेचर को देखेंगे कि कितने नेचर होता है। यानी स्टॉक मतलब सीधा सीधी बात है कि हम लोग के पास जो भी हम लोग के पास पड़ा हुआ सामान है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। जो भी वस्तु हम लोग के पास बेचने के लिए पड़ा हुआ है, जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, जो हमारे गोडाउन में है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, इसका जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में। और ये जो बना और ये कब बना, तो 1981 में, 1981 में। आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए, पहला वाला कब इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हम लोग देखे हैं कि पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में है और बना कब है, 1989 में बना है। अब देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मूल्यांकन ये कब हुआ है, हम लोग का 1981 में हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। तीसरा देखते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है और इसका जिक्र कहाँ पर है। तो इसका जिक्र है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में। और कब ये इंट्रोड्यूस हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंट्रोड्यूस हुआ है आपका 1981 में, लेकिन बाद में इसको संशोधित किया गया है ना। और कब संशोधित किया गया, 1997 में। इस बात को हम लोग आगे देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो लिस्ट में लिखा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट्स बनाइए और आप प्रॉपर इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, अल्टीमेटली याद आप ही लोगों को करना, मैं चीज़ें समझाऊंगा लेकिन याद तो आप लोगों को करना होगा, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है ना। देखिए, अब देखते हैं हम लोग देखे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 तक। अब हम लोग इसमें देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में क्या कहा गया है कि जो भी हम लोग का एक देखिए, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम लोग का 2 टाइप का ईयर होता है ना। एक होता है फिनेंशियल ईयर और एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। मान लेते हैं कि 2000 अगर 22 में ये शुरू हुआ है तो 2023 में खत्म होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 साल का ड्यूरेशन, 1 साल का ये ड्यूरेशन है, ठीक है, 1 साल का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में क्या कहता है कि बैलेंस शीट बनाने के बाद, हम लोग कब बैलेंस शीट बनाते हैं, साल के लास्ट में, यानी कि लास्ट डेट को हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद जो भी घटनाएं घटित होती है उसको हम लोग दिखाते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में, ठीक है। और ये जो है बन के आपका आया था 1982 में, लेकिन बाद में इसको 1985 में संशोधित किया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 किसको जिक्र करता है
और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आप लोगों को वही बात करूंगा जो आपका काम का है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में क्या कहा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में कहा गया है, बताना देखिए क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में कहा गया कि अवधि के लिए शुद्ध लाभ हानि, यानी कि एक साल के अंदर जो भी शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होता है ना, तो होता क्या है कि जो भी हम लोग का अवधि है उसके पूर्व यानी कि समय से पूर्व, जैसे अभी हम लोग का चल रहा है 2022-23, हम लोग का क्या चल रहा है 2022-23, तो अवधि के पूर्व यानी कि इससे पहले जो हम लोग का चल रहा है, इससे पहले के जो भी नीति नियम में जो परिवर्तन हुआ है, नीतियों में जो भी लेखांकन के परिवर्तन हुआ है, तो उसका जिक्र हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1982 में, और बाद में संशोधन किया गया इसको 1996 में। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में कहा गया है कि डिप्रिसिएशन, है ना। देखिए कोई भी स्थायी संपत्ति है तो समय के साथ साथ उसमें घिसावट होता है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। तो इसका जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में, और ये बना था आपका 1982 में, लेकिन क्या हुआ कि 2016 में इसको हटा दिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि वर्तमान समय में ये हम लोगों का अभी नहीं है, 2016 में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में किसका जिक्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में जिक्र है आपका निर्माण अनुबंध, यानी कि जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण संबंधित निर्माण के जो भी अनुबंध होते हैं उसका लेखांकन के बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में, और ये आपका बन के आया था 1983 में। इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 में कहा गया है कि जो भी हम लोगों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है अकाउंटिंग को लेकर के, अकाउंटिंग को लेकर के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में, और लगभग 2004 से ये प्रभावहीन है, बहुत काम इसका नहीं है। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9। मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आय की पहचान यानी कि रिकॉग्नाइज करना, इनकम को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा आपका इनकम है और कौन सा आपका इनकम नहीं है, किस इनकम पर आपको टैक्स देना है और किस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है ना। तो आय की पहचान, तो आय की पहचान का जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 में, AS 9 में, और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था आपको 1985 में। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में क्या कहा गया है कि जो भी हम लोग का प्रॉपर्टी है, जो भी हम लोग का प्लांट और इक्विपमेंट है, उन सब का अकाउंटिंग यानी कि जो भी हम लोग का संपत्ति है, जो भी हम लोग का प्लांट है, जो भी हम लोग का इक्विपमेंट है, उन सब का अकाउंटिंग का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2016 में, है ना। ये लेटेस्ट है, याद रखिएगा 2016 में बना है, हाल ही में बना है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में कहा गया है कि जो भी विदेशी विनिमय में दर में जो परिवर्तन होता है ना, उसका जो लेखांकन करते हैं, जैसे कि कहीं पर डॉलर का प्राइस घटा बढ़ा, यूरो का प्राइस घटा बढ़ा, तो उसमें जो भी हम लोग का प्रभाव पड़ता है उस चीज़ों को लिखा जाता है अकाउंट, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में, और ये आपका बना था 1995 में, लेकिन इसको बाद में संशोधित भी किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। देखिएगा हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 में क्या कहा गया है कि सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन, जो भी हम लोग को सरकार के द्वारा ग्रांट्स मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, तो उसको किस प्रकार से लेखा करना, उसको लेखा जोखा करने का क्या नियम है, इसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 में, और ये हम लोग का बना था 1992 में। इस बात को भी याद रखिएगा कब बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में किसका जिक्र है। तो देखिए हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंटिंग होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 में,
और ये बना था हम लोगों का 1995 में। अगर तारीख पूछे तो बोलना है 1 अप्रैल 1995। इस बात को आप लोग गहराई से समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में जिक्र किया गया है अमलगमेशन के बारे में। अमलगमेशन मतलब होता है एकीकरण। जैसे दो कंपनियों को एक साथ मिलाना कहलाता है अमलगमेशन। मान लेते हैं एक कंपनी हीरो है और एक कंपनी होंडा है, अगर दोनों को फिर से मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एमलगमेशन कहलाएगा। तो उसके बारे में जिक्र है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में। और ये भी आपका सेम डेट को ही इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1995 को ही इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 में क्या कहा गया है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं, गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 में कहा गया है कि जो भी नियोक्ता होते हैं, है ना, यानी कि जो भी हम लोगों के रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि जो भी हम लोग के एम्प्लॉय होते हैं नियोक्ता, और वो जब रिटायर करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं जब रिटायर कर जाते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 में, है ना। और ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। इस बात को याद रखिएगा, आप लोग किसी भी तरह से याद रखिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 में कहा जाता है कि उधार की लागत में बहुत ऐसा चीज होता है कि हम लोग को अपना पैसा नहीं है तो हम लोग उधार ले लेते हैं और अपना लागत लगाते हैं, यानी अपना कॉस्ट करते हैं। तो उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में, एग्जैक्टली 2000 में, ठीक है। तारीख आपका है 1 अप्रैल 2000 को। अब देखते हैं हम लोग कि सेगमेंट रिपोर्ट, एक होता है सेगमेंट रिपोर्ट, मतलब होता है खंड विभागीय प्रतिवेदन। तो इसका बारे जिक्र किया गया है 17 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 में, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 में क्या गया है कि सेगमेंट रिपोर्ट, सेगमेंट रिपोर्ट कहने का मतलब कि एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट को किस प्रकार से लेखांकन करना चाहिए उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2001 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 में कहा जा रहा है कि जो भी हम लोगों के संबंधी पक्षों का है, यानी कि जो भी हम लोग का रिलेटेड पार्टी है उस पर भी हम लोग को डिस्क्लोज करना है चीज़ों को। जैसे कि कोई भी अकाउंटिंग है तो ऐसा नहीं कि उसको बस मालिक को दिखा दिए और बाकी छिपा के रख दिए, ऐसा नहीं करना है। जो भी उसमें रिलेटेड पार्टी है उनको भी आपको डिस्क्लोजर करना है, उनको भी प्रकटीकरण करना होगा, प्रकट करना होगा, दिखाना होगा कि देखिए इस साल हम लोग का ऐसा प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इस प्रकार से हम लोग का बिजनेस बिहेवियर हुआ। यानी चीज़ों को आपको जो भी रिलेटेड पार्टी है उनको भी प्रेजेंट करना है, उन लोगों को भी डिस्क्लोज करना है ना। इसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2001 में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि पट्टों के लिए लेख हो, जो भी हम लोग लीज में लेते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग के पास नहीं है लेकिन हम लोग लीज में लेके अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो जो भी हम लोग लीज में लेते हैं तो लीज संबंधित लेखों का जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 में, और ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 में अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कि हम अगर किसी कंपनी का एक शेयर खरीदे हैं और एक शेयर के द्वारा हम जितना भी अर्न किए उसी को कहते हैं हम लोग अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में जिक्र किया गया है, उसके अकाउंटिंग, उसके रूल रेगुलेशन का डिस्कशन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 में, और ये भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 में कह रहा है कि मिश्रित वित्तीय विवरण, यानी क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कि जो भी हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम लोग मिला दिए। तो अगर मिला करके कर रहे हैं तो इसके बारे में भी तो कुछ नियम कानून होना चाहिए ना, तो फिर लटपट हो जाएगा। तो इसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 में, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितना बार आया, तो इसको वीवीआई कर दीजिए। आय पर करों के लिए लेखांकन, यानी कि जो भी हम लोग का इनकम टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग का जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 में,
और ये भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में, है ना। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हम लोगों का समेकित समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश हेतु लेखांकन, यानी कि जो भी हम लोग का अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर हम लोग कोई मिश्रित, है ना, कंसोलिडेटेड मतलब मिश्रित, अगर मिश्रित अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या लेखा जोखा होना चाहिए, उसका जो भी रूल रेगुलेशन है, इसका जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23 में, और ये भी हम लोग का इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 में क्या कहा गया है कि बंद की गई क्रियाएं, कि जो भी हम लोगों का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, जो क्रियाएं पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग का कंपनी में पहले एक एक्टिविटी हो रहा था, अब वो एक्टिविटी बंद हो गया है, तो उन सारे चीज़ों का जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 में, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25 में कहा जा रहा है कि जो भी हम लोगों के अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन सूचना, यानी कि हम लोग का जो भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो अंदर की बात है ना, हम लोग का पैसा कौड़ी संबंधित अंदर की बातों का जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25 में, और इसका इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2005 में, सॉरी 2002 में, 2005 बोल दिए गलती से, 2002 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंजिबल एसेट्स। वो सारे संपत्ति जिसको हम लोग ना छू सकते हैं, है ना, ना हम लोग उसको टच कर सकते हैं, ना हम लोग जिसको छू नहीं सकते हैं, तो ऐसे संपत्तियां जो अमूर्त है, यानी कि अदृश्य हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो इनके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27 में कहा गया है कि संयुक्त साहस में हितों के वित्तीय रिपोर्टिंग, जो भी हम लोग का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इंटरेस्टेड इन ज्वाइंट वेंचर, एक होता है ज्वाइंट वेंचर कंपनी, तो जो ज्वाइंट वेंचर में जो रिपोर्ट आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27 में, और ये भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 में कहा गया है कि संपत्तियों की क्षति, है ना, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, संपत्ति में क्षति होता है, जैसे कि मान लेते हैं मेरा एक ट्रक था, एक्सीडेंट हो गया तो क्षति हो गया, तो बहुत सारे संपत्तियां होती है जिसमें क्षति होता है किसी न किसी कारण से, तो उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा करने का जो रूल रेगुलेशन है, ये आपका डिस्कशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 में, और ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में कहा गया है कि जितने भी हम लोग के प्रोविजंस हैं, और जितने भी हम लोग का कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, और जितने भी कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं, उन सारे चीज़ों का प्रोविजन के बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ आपका 2005 में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को आप और समझ सकते हैं कि जितने भी आकस्मिक दायित्व हैं और आकस्मिक संपत्तियां हैं, यानी कि अचानक घटना घटी है ना, अचानक आकस्मिक दायित्व ऐसे दायित्व को बोलते हैं जिसका हम अनुमान पहले से नहीं लगाए हुए थे, अचानक से घट गया, है ना। जैसे कि मान लेते हैं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, तो मेरा बहुत सारा दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को बोलते हैं आकस्मिक दायित्व। अब देखिए आकस्मिक संपत्ति क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरा अचानक से लॉटरी लग गया, हम नहीं सोचे थे कि मेरा लॉटरी लगेगा, मेरा लॉटरी लग गया अचानक से, तो मेरा आकस्मिक संपत्ति बन गया, आकस्मिक मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इन सारे चीज़ों को, जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, इन सब के बारे प्रोविजन है, इसका जिक्र है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में, और आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 में कहा गया है कि मान्यता एवं मापन, है ना, वित्तीय परलेख, जो वित्तीय परलेख है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इन सब का जो भी हम लोग का मान्यता है और जो भी हम लोग का उसका मापन है, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 में, और आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2009 में। नेक्स्ट है आपका वित्तीय परलेख, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रस्तुतिकरण, कि कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बारे में जिक्र किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31 में, और इंट्रोड्यूस हुआ है 2009 में, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि देखिए हर एक चीज को दिखाना जरूरी नहीं है, बहुत ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं छिपाते भी हैं। यहाँ पर बात हो रहा है हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 में। तो देखिए एक जो भी होता है कि जो भी हम लोग का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे डिस्क्लोज करें यानी प्रकटीकरण करें, उसके बारे में जिक्र किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 में, और आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2009 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लगभग 32 से, है ना, लगभग हम लोग का देखा 41 से, है ना, लेकिन 41 में हम लोग को लगभग 32 इंपॉर्टेंट है, 32 ही पढ़ना है। तो आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना हो कि किसका रिलेशन किससे है। हाँ, जैसे कि पूछेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 का रिलेशन किससे है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 का रिलेशन है बंद की गई क्रियाओं पर, कि जो भी एक्टिविटी हम लोग का, जो भी ऑपरेशन हम लोग का डिसकंटिन्यू हो चुका है उस पर रिलेटेड है। ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों का वो किससे रिलेटेड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग 2-4 बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग इसको देखे थे कि इसका 2 पार्ट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कशन कर दिया था कि इसका 2 पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए आप लोगों को मैंने लिखाया था कि इसका 2 पार्ट है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख लिए, आप लोगों का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग का था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे IFRS को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका पार्ट 2 में इसको चर्चा करेंगे, होने से आप लोगों का ये चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग इसके MCQ को डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया पर कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ना है, दिन रात एक करना है, मंजिल को पाना है, 80 में 80 लाना है ना। तो इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो मेहनत करने का कोई हम लोग का जरूरत नहीं था। तो जब सपना है तो साकार करके रहेंगे, है ना। माँ बाप का सपना है, कोई मजाक नहीं है। जीना है तो, है ना, जिंदगी के नाक में दम करके जिएंगे। घबराने की कोई बात नहीं, मेरे तरफ से आप लोगों का पूरा सपोर्ट है। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना रहा हूँ, मैं सुस्त एकदम अच्छे से समझा करके, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करके हड़बड़ा के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ों को, जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी सब कुछ पता चल जाए, है ना, इसमें इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।